हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मजेदार भी होंगे और आपकी क्लास 12th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अब सीबीएसई ने 2 टर्म में आपका सिलेबस कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। जो कि आपका टर्म 1 है उसमें आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मजेदार भी होंगे और आपकी क्लास 12th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अब आपका जो सिलेबस है वो 2 टर्म में कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड। 2 पैटर्न में आपके एग्जाम भी होंगे। इसके लिए सीबीएसई ने एक अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है कि किस तरीके से उनके जो टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू आने हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। इनमें आपके एमसीक्यू में जनरली होंगे असर्शन रीजन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपके केस स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे। जैसा कि आज आप हमारे थंबनेल पे लिखा हुआ भी देख रहे हैं, सीबीएसई 21-22 सैंपल पेपर टर्म फर्स्ट ऑल सेक्शंस, वो भी केमिस्ट्री के ऑल सेक्शंस बोले तो मींस यहाँ पे आपके एमसीक्यू भी होंगे, इसमें आपके असर्शन रीजन भी होंगे और आपका केस स्टडी क्वेश्चन भी होंगे, वो भी एक ही सैंपल पेपर में जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ है। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस एनसीईआरटी से अच्छे, यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े हुए हैं या फिर आपने अपने टीचर के नोट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि मैं आपको इस सैंपल पेपर के बारे में बता देता हूं, इस सैंपल पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हैं आपके हिट एंड ट्रायल। हिट बोले तो मींस आपको बहुत से ऑप्शन से याद ही होने चाहिए, मतलब याद होगा तो आप कर पाएंगे। जैसे आपकी इनऑर्गेनिक हो गई, यदि आपको फैक्ट पता है तो ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं अपन एक एक करके सारे सेक्शंस को, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पे सीबीएसई की गाइडलाइन के बारे में भी बता देते हैं कि किस तरीके से उसने सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी पूछा है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, 3 सेक्शन हमने बता दिया। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होंगे और अटेम्प्ट करने होंगे कोई भी 20, मतलब आपके पास चॉइसेस भी है। देखो आप लोग, मतलब सीबीएसई ने आपका पूरा ख्याल रखा हुआ है कि मान लो 25 क्वेश्चन है उसमें से आपको 20 ही अटेम्प्ट करने, कितना आसान कर दिया है। सेक्शन बी में क्या है, 24 क्वेश्चन होंगे लेकिन अटेम्प्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। ये भी देखो कितना अच्छी बात है, यहां भी आपको सहूलियत दे दी है। यदि हम सेक्शन सी की बात करते हैं, 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें अटेम्प्ट आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो देखो कितनी अच्छी बात कर दी है। और यहाँ पे यदि हम बात करें, सारे क्वेश्चन जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बच्चे के दिमाग में, सर ये नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखो, यदि आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन नहीं सुनने हैं या कुछ नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधा क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। तो सेक्शन ए पहले देखते हैं कि सेक्शन ए में आपको भी पता है कि 25 क्वेश्चंस हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन मैं यानी आपका अंकित सर आपको हर एक क्वेश्चन 25 में 25 के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो, अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस वीडियो को देखें तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से आंसर को डिसाइड करें। यदि आपका आंसर सही है तो आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं है, आप आगे बढ़ जाएं। और मान लो आपको आसान लग रहा है तो आप इसको स्पीड मोड में भी देख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें से ट्रू ऑप्शन देखना है, कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो चलो जल्दी से आप लोग पहले सॉल्व करो, है ना। चलो अब देखो, लिखा हुआ है पहला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। नहीं बात भाई, ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात,
नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव व्हाइल फॉस्फोरस इज इनर्ट। नहीं भाई, जो नाइट्रोजन होती है आपकी, सिंपल आपको भी पता है, ये इनर्ट होता है ना, ये इनर्ट होता है। और जो फॉस्फोरस होता है वो आपका रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, तीन तरीके के फॉस्फोरस पढ़े होंगे आपने। एक फॉस्फोरस पढ़ा हुआ, ब्लैक फॉस्फोरस भी पढ़ा हुआ, येलो फॉस्फोरस भी पढ़ा हुआ, व्हाइट फॉस्फोरस भी पढ़ा हुआ, सिंपल सा। ठीक है, रेड फॉस्फोरस भी पढ़ा हुआ। ठीक है, तो देखो यदि हमने ये बात कर दी नाइट्रोजन इनर्ट होता है, ये भी गलत है। ठीक है, हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है। थर्ड ऑप्शन लिखा हो नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फॉस्फोरस। नहीं, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये देखो नाइट्रोजन तो आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या नहीं करता है, हायर कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर पाता है। क्यों शो नहीं करता है? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है। क्या होती नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं होती, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो देखो आपका सिंपल सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन की बात आई तो क्या है, एन एन इज वीकर देन पीपी। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड इज वीकर है किससे? फॉस्फोरस बॉन्ड से। बिल्कुल बात, ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देखो यहां पे हम आंसर देखते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है? डी ही दिया हुआ है। देखो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, आप एनसीईआरटी पे फोकस करना है और आपको अपने टीचर के, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं है ना, तो उनके नोट्स पे आपको फोकस करना है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाता है। और एमसीक्यू ऐसा मत सोचो अरे सर इतना डिफिकल्ट होंगे, आसान, अरे बहुत आसान होते हैं एमसीक्यू, सो डोंट वरी। ठीक है, चलो बस एक ही चीज बस यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यदि पता है तो ही कर पाओगे, और यदि आपको पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक होता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने देखे होंगे सिंपल, जो सिंपल उसकी क्या होती है, वो अपनी स्टोइचोमेट्री को मेंटेन करके चलता है ना। स्टोइचोमेट्री क्या करता है मेंटेन करके चलता है। और जनरली जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये आपकी क्या स्टोइचोमेट्री को मेंटेन करके नहीं चलता है। जनरली दो टाइप के होते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, आपका एक तो होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है ना, एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी भी समझ गए होंगे और मेटल एक्सेस भी समझ गए होंगे। मेटल एक्सेस में मतलब एक्स्ट्रा मेटल्स आ जाना, सिंपल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, या आप हायर बैलेंसीज की बात करते हो, तो इतना क्लियर हो गया। तो ये स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक की बात मैं कर रहा था। यदि मैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करता हूं सिंपल, तो देखो यहां पे जैसे लिखा हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट, ये कैसा है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा शॉर्ट की डिफेक्ट, ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्या आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल सी आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नहीं, ये भी आपका कैसा है सिंपल स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में आ जाएगा। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक में कौन आया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आया। तो आप आंसर देख सकते हैं, तो आंसर क्या दिया हुआ है बच्चा, सिंपल आंसर सी दिया हुआ है। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, यदि आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज। देखो भाई उसने लॉ ही लिख दिया, और यदि लॉ लिख दिया है तो हमें क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो आप लॉ के बारे में बता देंगे। तो देखो क्या स्टेटमेंट है लिखा हुआ है, फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन दे दिया जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। देखो यहाँ पे एक वोलेटाइल कंपोनेंट की बात आ रही है, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो सिंपल आप देख लो, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गई तो राउल्ट्स लॉ बोला है, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो देखो कहाँ पे राउल्ट्स लॉ है, बिल्कुल बी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यदि हमें पता है तो हम सॉल्व कर लेंगे, और नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो आंसर देखते हैं, तो आंसर बी हो गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज ड्यू टू। देखो ये बोल रहा है जो LiCl क्रिस्टल होता है
वो पिंक कलर का होता है। वो पिंक कलर का क्यों होता है, देखो मैं बताऊं, एक्चुअली ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। जनरली इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका एफ सेंटर जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू एफ सेंटर जो आपका सिंपल क्रिस्टल होता है वो कैसा दिखने लगता है, वो कलर्ड दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, कलर्ड दिखने लगता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कलर दिखने लगा। तो सिंपल यहां पे अब देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। कौन सा, सी ऑप्शन हो गया। सिंपल शॉर्टकी नहीं होगा, फ्रैंकल नहीं होगा, और आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नहीं होगा। तो सिंपल आंसर होगा मेटल एक्सिस, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम सिमिट्री देख लेते हैं। सिंपल सिमिट्री होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे मान लो हम देखते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। चलो भाई 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ये हो गया आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। देखो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये हो गया आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यदि हम यहाँ पे आंसर देखते हैं तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्या सिमिट्री है अबाउट, इसलिए जो आंसर होगा 1,4। ये नहीं है आपको ये लिख आप डी ऑप्शन लगा दें, ऐसा नहीं है ऑल आइसोमर हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, सारे आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो अब ये बोला ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर देखो दो ही स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज के, या तो ओपन चेन होगा या क्लोज चेन होगा। क्लोज चेन आपको पता है सिंपल पारेनोज टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। तो पारेनोज टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज विद एस्टिक एनहाइड्राइड। नहीं भाई ये तो सिंपल आपका ओपन चेन का है, ठीक है, तो ओपन चेन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अच्छा तो ये तो आपका गलत हो गया, हमें नॉट ओपन, ठीक है ना, नॉट एक्सप्लेन, जो ओपन चेन को क्या नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता है। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल रिएजेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। सिल्वर मिरर टेस्ट या सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टॉलरेंस रिएजेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। पता है इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं या इसको टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब आपका सिंपल एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, और कीटोन क्या नहीं देते, वो लोग टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं या सिल्वर मिरर टेस्ट को नहीं देते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब लिखा हुआ है नेक्स्ट डी ऑप्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल बात सही है, यही आंसर आपका क्या हो गया, डी वाला आंसर आपका सिंपल सही हो गया, ठीक है। ये आपका क्या नहीं एक्सप्लेन करता, बोलो, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या नहीं करेगा, और ग्लूकोज को एक्सप्लेन नहीं करेगा, सिंपल। तो देखो लिख जाएगा यहाँ पे, आंसर देखते हैं तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर डी हो गया। जैसा कि मैंने बोला है आप खुद से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। पर यदि आपको आता है तो आप फास्ट मोड में भी वीडियो को देख सकते हैं, सो डोंट वरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इजेंट। देखो भाई यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहा है, और जो विलियमसन सिंथेसिस होता है, सिंपल विलियमसन मेथड, ये किसके, ईथर बनाने का मेथड होता है। किसका मेथड होता है, ईथर बनाने का मेथड होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, सिंपल रोना की रिएक्शन आप किससे कराते हो, एल्काइल हैलाइड से कराते हो, और जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है। जैसी रिएक्शन कराते हो तो SN2 रिएक्शन होती है, और क्या बनता है, ROR बन जाता है। ईथर बनाने का मेथड है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, सिंपल हमने बता दिया। चलो अब ऑप्शन देखते हैं, SN1 रिएक्शन है, नहीं भाई SN1 रिएक्शन तो फॉलो नहीं करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं भाई फॉलो नहीं करता है। SN2 रिएक्शन, हाँ, जो विलियमसन मेथड होता है
वो आपका SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात है, सी आंसर हो गया। डी लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नहीं भाई ये आपका क्या हो गया, बोलो गलत। ठीक है, तो सिंपल आपका सी आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन वाटर लॉसेस इट्स येलो कलर। ठीक है, वो लॉस कर रहा है अपने येलो कलर को। ठीक है, क्लोरीन वाटर कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज, क्यों, देखो क्या होता है, यदि मान लो आपने क्लोरीन लिया, क्लोरीन वाटर, सिंपल वाटर लिया, जब आप इसको डिजोल्व करते तो HCl बनता है प्लस ClOH बनता है। ठीक है, यही बनता है। अब देखो, अब देख लो यहाँ पे, तो ये क्या मिल रहा है आपको, मिक्सचर मिल रहा है किस किस का, ClOH का और HCl का। ठीक है, जब ClOH और HCl का मिक्सचर मिल रहा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ सनलाइट। नहीं भाई ये तो ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे आंसर इसका नहीं है। अच्छा, अब मिक्सचर ऑफ ClOH लिखा हुआ है, अब मिक्सचर ऑफ OHCl एंड HCl इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बिल्कुल सही बात है, क्या है, प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब लिखा हुआ डी सी ऑप्शन, ClOH एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो मिल ही नहीं रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो मिल ही नहीं रही है। अब मिक्सचर ऑफ HCl एंड ClO3, ClO3 भी नहीं मिल रहा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो गया है। तो देखो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं टू एल्कीन, क्या मिलता है, हमें एल्कीन मिलता है बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। तो देखो यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप की बात कर रहा है। इनिशिएशन क्या होता है, देखो यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लो क्या होता है, जैसे ये एल्कोहल है, ध्यान समझना, ये एल्कोहल है, क्या होता है, इस पे पहले H+ आयन अटैक करता है, और जब H+ आयन अटैक करता है सिंपल फर्स्ट स्टेप में, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका सिंपल OH2+। ठीक है, और जैसे ही OH2+ बनता है तो क्या होता है, अब HSO4- अटैक कर देता है। ठीक है, सिंपल यहाँ से क्या होता है, ये निकलेगा तो क्या बनेगा आपका, कार्बोकैटायन बन गया। तो ये कार्बोकैटायन बन गया, और जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है, अब इस पे HSO4- अटैक करके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। सिंपल क्या बन जाता है यहाँ पे आपका फर्दर एल्कीन बन गया। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यदि हम बात करें इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट की, वो तो कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। लेकिन फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, जब फर्स्ट स्टेप में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH का प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंपल प्रोटोनेशन, तभी तो हो रहा है, तभी तो OH2+ बन रहा है, तभी तो वाटर निकल रहा है वहां से। ठीक है, यहां से वाटर निकल गया, सिंपल क्या निकल रहा है, वाटर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, प्रोटोनेशन वाला। देख लो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन और भी है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन, ये बाद की है, ये क्या है, ये बाद के स्टेप है। पहला स्टेप तो यही है कि वो प्रोटोनेशन करता है एल्कोहल। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर, तो चलो अब हम आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है, सिंपल आंसर ए दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ एमोर्फस सॉलिड। देखो जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं जनरली, ध्यान समझना, ये कैसे होते हैं, देखो दो ही टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, यदि आपने पढ़ा हो, एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमोर्फस। एमोर्फस, यदि मैं क्रिस्टलाइन की बात करता हूं तो सिंपल यहां पे क्या होता था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या होता था, बोलो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो यही होता था। ठीक है, इसी को क्या बोलते थे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते थे। देखो मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं, मान लो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे तो कुछ भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा अब देखो एमोर्फस की बात करते हैं, तो एमोर्फस किसे बोलते हैं,
इर्रेगुलर 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 अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसे क्या बोलेंगे हम सिंपल, इसे बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है यदि मैं बात करता हूं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आपके सिंपल होते हैं एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक नेचर। एनआइसोट्रोपिक नेचर समझते हो, सिंपल मतलब ऐसे समझो जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या हम बात करें प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जाने पे, किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे इन ऑल डायरेक्शन डिफरेंट होंगी। क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो डिफरेंट होंगी, इस बात को ध्यान रखना है ना। अच्छा, ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो आप किसी कॉलोनी में रहते हो, एक कॉलोनी में एक गली है आपकी सिंपल, मान लो शर्मा फैमिली की। ठीक है, सिंपल शर्मा ही शर्मा रहते हैं। एक तरफ आपके सिंपल गुप्ता ही गुप्ता रहते हैं, एक तरफ आपके मान लो राजपूत राजपूत ही रहते हैं। सिंपल गली है, मतलब हर एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स के लोग मिल रहे हैं। सिंपल, तो उसे क्या बोल रहे हैं? उसे हम सिंपल बोल रहे हैं एनआइसोट्रोपिक नेचर। अच्छा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिले। ये कैसे होता है? एमोर्फस सॉलिड जो एमोर्फस होता है ये आपका आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक नेचर समझते हो? आइसोट्रोपिक नेचर बोले तो सिंपल हर एक डायरेक्शन में जाने पे, किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। समझो कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। इस बात का ध्यान रखना। तो चलो, तो यहां पे यदि हम बात करें एमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक, कैसा होता है? आइसोट्रोपिक नेचर, तो ये होता है। तो सिंपल क्या हो गया? सिंपल आपका आंसर ए हो गया। तो देखो आप आंसर को देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, देखो आप इनको यदि क्वेश्चंस को कर लोगे तो मुझे लगता है आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अब आपको कोई भागने की जरूरत नहीं, यहाँ वहां भागो, कुछ मतलब नहीं है। यही जितना है ना मोर देन एनफ है, आप इतना ही कर लोगे ना तो मोर देन एनफ है। यदि आप इस सैंपल पेपर को भी करोगे, इसको 2-3 बार करो, ठीक है, टेंशन मत लो, आपको और एमसीक्यू मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। बट आप पहले इसी सैंपल पेपर को 2-3 बार करो, बिल्कुल रट जाओ, जब तक करते हो जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए, हाँ भाई ये बात क्लियर है। और आपको कहीं वीडियो में भी यदि प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, उस वीडियो को बार बार देखो, वहीं पे जाके देखो, बार 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 बार, तब तक देखते रहो जब तक कि क्लियर ना हो जाए। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो देखो सैलिसिलिक एल्डिहाइड की बात कर रहा है सिंपल। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये सिंपल मिलता है रीमर टीमन, जो आपको नाम दे दिए यहाँ पे, नेम रिएक्शन दे दिया है, तो ये मिलता है आपको सिंपल रीमर टीमन रिएक्शन से। किससे मिलता है? रीमर टीमन रिएक्शन से। स्टीफेंस रिडक्शन सिंपल एल्डिहाइड के लिए होता है ना। यदि हम बात करें कोल्बे रिएक्शन, आपका सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेथड। इटार्ड रिएक्शन, ये आपका किसका होता है? बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है। सिंपल, तो जो रीमर टीमन रिएक्शन है इससे आप क्या बनाते हैं? सैलिसिलिक एल्डिहाइड को बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो चलो देखो सिंपल, मैं आपको यदि सैलिसिलिक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखो इस तरीके से होता है। सिंपल याद रखना, स्ट्रक्चर भी याद रखना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है सैली एल्डिहाइड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये होता है, ध्यान रख लोगे, ठीक है। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सिंपल ऑप्शन सी हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब कैसा हो? सिंपल, जो आपका सॉल्यूशन हो सॉलिड एंड सॉलिड हो। कैसा हो? सॉलिड एंड सॉलिड। सिंपल, तो यदि सॉलिड एंड सॉलिड हो तो जैसे लिखा हुआ सी वाटर, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। लिक्विड एंड सॉलिड है। स्मोक, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 22 कैरेट गोल्ड, बिल्कुल ये होगा, क्योंकि ये कैसा होगा? सॉलिड एंड सॉलिड होगा। सिंपल, तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर आपका सिंपल डी हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है?
लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मासेस ड्यू टू। देखो सिंपल सा, यदि हम बात करें आपके जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इनमें क्या होता है, सिंपल जो एल्कोहल के होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके बाद, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि एल्कोहल क्या बनाता है, एल्कोहल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जब एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो सिंपल क्या हो गया, बोलो, इसी की वजह से आपका जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर ए हो गया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर क्या बोल रहा है, बिल्कुल ए आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्का सच्ची मुच्ची। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यदि क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सबसे कम। यदि हम बात करें जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है जनरली। क्यों होता है इंक्रीज, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। और आपको पता है जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा, बोलो, तो सिंपल आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम जब टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, ठीक है, आपको H2O दे दिया, H2S दे दिया, H2SE दे दिया, H2T, लेकिन यहां पे यदि देखा जाए जो H2O है, वाटर, ये क्या बनाता है, ये सिंपल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल यदि हम बात करें H2O और H2S में, तो सिंपल H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। क्या बना रहा है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है सिंपल, तो अब देखो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरी बात, जो H2S है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं, वो कैसा होगा, वो आपका वेपर में होगा। कभी कभी यदि याद में आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, या आपको लेबोरेटरी मतलब आपके जब प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब आपके क्या टीचर्स आते हैं वाइवा लेने, तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई H2O इज लिक्विड एंड H2S गैस। तो वहां भी आंसर क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे H2O ना हो के आंसर क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं रहा है। H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए उसका क्या हो रहा है, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। क्लियर। चलो तो देखो आंसर देखेंगे, तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका आंसर बी हो गया। क्लियर, बढ़े आगे, पक्का सच्ची सच्ची। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। देखो जो भी होता है अच्छा होता है। एक चीज ये देखो कितना आसान कर दिया अब तुम्हारे लिए बोर्ड। पहले तो चलो साल में एक ही एग्जाम होना है जान, अब तो सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है ना, तो कितना बेनिफिट है। बस आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। यदि आप अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लोगे तो सिंपल आपको प्रॉब्लम होगी। देखो आपको जो 25 में 20 ही क्वेश्चन करने हैं, ये देखो आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो और कोई भी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो कितनी बेनिफिट है ना, कितना बेनिफिट है आप लोगों को। तो इस बात को ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भाई, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे पहला, फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। ठीक है, चलो दूसरा, एल्बुमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। नहीं भाई, ये बात भी गलत है। ठीक है, अब ये बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन था, पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसको, बोलो, पीएच किसको अफेक्ट नहीं करेगी, बोलो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अफेक्ट नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिंपल आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मतलब क्या नहीं कर रहा, पीएच प्राइमरी स्ट्रक्चर को तो इफेक्ट नहीं करता है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन यदि टर्सरी स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो क्या करेगा बोलो, तो फिर इसको सिंपल क्या नहीं करेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर को ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डी है, मैंने तो सिंपल बता दिया। तो पीएच अफेक्ट करता है टर्सरी स्ट्रक्चर को, प्राइमरी स्ट्रक्चर को नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ गया, सिंपल आंसर डी आ गया, और हमारा भी क्या आ रहा था, डी आंसर आ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या लिखा हुआ है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ 3 फिनाइल प्रोपीन। पहले बना लेते हैं अपन, ठीक है, CH2PH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भैया, 3 फिनाइल प्रोपीन बना दिया विद HBr। हमने किससे करा दिया, HBr से रिएक्शन करा दी, HBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या, परऑक्साइड, ठीक है भाई, परऑक्साइड्स के प्रेजेंस में करा दी। तो अब आपको पता है जब आप परऑक्साइड की HBr, जब किसी भी एल्कीन की रिएक्शन आप HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड के कराते हैं, तो सिंपल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होता है, H और Br का एडिशन होता है। ठीक है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ जाता है, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, सिंपल। तो देखो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH2PH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Br। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लो, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 फिनाइल, ठीक है, 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो सिंपल देखो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है, सिंपल आंसर बी दिया हुआ है। क्लियर, ये बात भी क्लियर। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br। ठीक है भाई, लिखा हुआ है, क्या इट रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम टू गिव इथेन। नहीं, गलत है। देखो सिंपल, यदि यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होता, क्या होता, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपको पता है बुर्ज रिएक्शन होती है, तो क्या होता है, जब बुर्ज रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, आर आर बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये बनता था। अच्छा, अब लिखा हुआ दूसरा ऑप्शन, इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। ये बात सही है, जब आप सिंपल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, AgNO2 से कराएंगे, तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा आपका RNO2 बन जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो C2H5Br, कर लिया एग्जांपल आपने, इसकी रिएक्शन जब आपने AgNO2 से कराई, AgNO2 से कराई, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C2H5NO2। तो इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्रो इथेन। ये बात तो सही लिखी हुई है, तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर तो सही है। अब हम और चेक कर लेते हैं, सी इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक पोटास। देखो यदि आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक पोटास से कराओगे, ध्यान समझना, प्लस आप यदि इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराओगे, तो क्या बनेगा आपका, इथीन बनेगा, एल्कीन बना देगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डी ऑप्शन, इट फॉर्म्स डाइथाइल थायोईथर ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KSH। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, गलत बात है। तो देखो आपका सिंपल, आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, सिंपल आपका बी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। आंसर भी देख लेते हैं हम, बिल्कुल आंसर क्या दिया हुआ है, बी आंसर दिया हुआ है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझना, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू। देखो जो कोवेलेंसी होती है नाइट्रोजन की, जनरली वो होती है आपकी 4। कितनी होती है, 4। इस बात को ध्यान रखना, कितनी होती है, 4। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर ना, आगे बढ़े तो याद ही रखना पड़ेगी, ये तो कोवेलेंसी तो याद होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो लिखा हुआ है solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature, ठीक है, because this solution is an, देखो यदि हम बात करें क्या है, solution of gases in liquid decreases with rise in temperature, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो डिक्रीज करता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि सिंपल यहाँ पे यदि हम अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल देखते हैं तो ये रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जानते हो, बोलो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम उसे बोलते हैं, एक्सो मतलब हीट, हीट रिलीज करना, क्या हीट रिलीज करना, जब हीट रिलीज करेगा, थर्मिक मीन थर्मल, सिंपल हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसे क्या बोले, एक्सोथर्मिक बोले। और ये कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देख सकते हो क्या हो गया, बी आंसर। देखो यदि हम बात करते हैं ली चैटलियर के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो गैसेस एंड लिक्विड होती है सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर को बढ़ाने पे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 सो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट, देखो एलोट्रॉपी की बात कर रहा है, मतलब एलोट्रॉपी बोले तो जिसके एलोट्रॉप्स बनेंगे ही नहीं, मतलब जो हमें और भी कंपाउंड में क्या प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो नहीं मिलेगा, वो आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन, क्योंकि इसका साइज भी छोटा होता है, ठीक है, साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सिंपल बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसकी आपको क्या नहीं है, बोलो, इसके आपको सिंपल एलोट्रॉपी नहीं मिलेगी, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। आपको आर्सेनिक का मिलेगा, एंटीमनी का मिलेगा, बिस्मिथ का मिलेगा, लेकिन सिंपल आपको नाइट्रोजन के नहीं मिलेंगे एलोट्रॉप्स, इस बात को ध्यान रखना जनरली। तो आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो सिंपल, अब यहां तक बच्चों ने जैसे 20 क्वेश्चंस कर लिए, अब आप यहाँ पे यदि मान लो अब आपको करने की जरूरत नहीं, 5 क्वेश्चंस आते भी हो आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व ही नहीं करना उसको, 20 हो गए, खत्म करो। अब वो चाहे आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, हमें उनको पढ़ना भी नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। और नहीं हुए सॉल्व तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। जैसे 20 क्वेश्चन का कंप्लीट वैसे ही हमें अपना पेन भी स्टॉप कर देना है और हमें सेक्शन बी पे चले जाना है। मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। चलो 21 चलते हैं। 21 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेक्राइड। देखो पॉलीसेक्राइड की बात कर रहा है, हम पॉलीसेक्राइड बोले तो सिंपल, देखो यहां पे कौन सा ग्लूकोज नहीं, मोनोसेक्राइड है, माल्टोज नहीं, ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है ये पॉलीसेक्राइड होता है, सिंपली ये पॉलीमर होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका ग्लाइकोजन हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर सी दिया हुआ है। क्लियर, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है सब्सटेंस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हमें लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो देखो यदि हम बात करें सबसे ज्यादा लोएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे 4 ऑप्शन में, वो हीलियम का है। किसका, हीलियम का। क्यों, क्योंकि एक तो देखो ये नोबेल गैस भी है और दूसरा ये इसका जो ये एग्जिस्ट करती है मोनो एटॉमिक फॉर्म में, इसमें मोनो एटॉमिक फॉर्म में, और इसका जो एटॉमिक मास या हम बात करें सिंपल, वो क्या होता है, मास इसका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए जो सिंपल लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, हीलियम का होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल आर। देखो यदि लोअर मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है एल्कोहल का है, तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या, मिसविल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं, ठीक है। अच्छा, मिसविल इन एक्सेस ऑफ वाटर, नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोअर अमाउंट में ले रहे हो, लोअर मॉलिक्यूलर मास है तो आप एक्सेस में वाटर में बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा, या वो लिमिटेड अमाउंट में मिक्स होगा, नहीं। लिखा हुआ मिसविल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, बिल्कुल ऑल रेशियो मतलब प्रपोर्शनल रेशियो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब एल्कोहल का यदि हम बात करें मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से बनाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से बनाएगा तो वो क्या होगा, वाटर में मिक्स भी अच्छे से होगा विद ऑल प्रपोर्शन, ऑल रेशियोस में, ठीक है।
क्लियर? तो देखो यहां पे आप आंसर देखेंगे सिंपल सी हो जाएगा। डी तो हो ही नहीं सकता, इमिसिबल इन वाटर, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो डी आंसर तो आपका नहीं है। तो आंसर क्या है? सिंपल आंसर सी है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाई क्लोरीन। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बोलते हैं? इट इज सिंपली अ रिप्रेजेंट अ चार्ज, इट इज सिंपली रिप्रेजेंट अ चार्ज ऑन एन एटम और एलिमेंट। वो भी किसकी वजह से आया? वो भी आएगा आपका इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से, सिंपल। ठीक है, चलो ये बात तो हो गया। अब यदि हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो कितना होता है? 17। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा? 3p5। अब देखो यदि आप देखोगे तो सिंपल ये क्या है, यदि आप s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल बनाओगे, देखो एक है ना, और ये कितना हो जाएगा? 1 2 1 1 1 1 1, यही हो गया, 5 2 7। ठीक है, यही है। तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम 7 हो जाएगी। आपने देखा भी होगा HClO4 कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्लोरीन में? +7। तो मैक्सिमम जो होती है वो सिंपल +7 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ सुंदर सा ब्यूटी पार्लर ले जाके, नहीं तो आप लोग कहोगे सर तो ऐसे ही बना दिए। चलो आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो सिंपल क्लोरीन का ही होता है। यदि मान लो आपको सिंपल बोला जाए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑलवेज -1 होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन तभी होगा जब ये कंपाउंड बनाएगा, ऐसा नहीं फ्री स्टेट में रख दिया तब भी -1 दे दिया। फ्लोरीन लिख दिया, बोला क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बोले -1, नहीं। F2 लिखा है तो 0 होगा। यदि वो जब आपका सिंपल कंपाउंड बनाए तब -1 होगा। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनका आप यूजुअली लेते हो -1, लेकिन हमेशा नहीं होता कंपाउंड में, नॉट ऑलवेज। यूजुअली मतलब यूज करने के लिए लेते हो, सिंपल। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी को। तो देखो सेक्शन ए में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक। देखो विल श्रिंक हो रहा है मतलब कैसा? आइसोटोनिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? आपने प्लेस किया वाटर में, वाटर कंटेनिंग जिसमें क्या है वो ज्यादा है 0.9% मास बाय वॉल्यूम में NaCl सॉल्यूशन। तो जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। जो ब्लड सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा हुआ सुना होगा कि समुद्र में मान लो एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, ठीक है। जब डूब रहा है तो सिंपल अब उसकी मौत उस पानी से ही होगी, डूब वो पानी में ही रहा है, उसको पानी प्यास से मरेगा, वो प्यास से, क्योंकि वो जैसे ही वो पानी लेगा वो क्या होगा बोलो? वो श्रिंक करता जाएगा, उसको और प्यास लगी और प्यास लगी और वो पानी से ही मर जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल सही बात है, ए आंसर सही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर देखेंगे तो सिंपल क्या है? आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन बी की ओर। तो अब हम देखते हैं सेक्शन बी। यहां पे यदि हम बात करें तो समथिंग 24 के समथिंग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हुए चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 हमने कर लिए थे, ये 26 है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाउ मच इथाइल एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर so that the solution will be freeze at 14 degree Celsius, Kf for water equal to 1.86 डिग्री, है ना। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे आपको पता है डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू एम, ठीक है, यही होता है। तो आपको पता है डेल्टा TF की वैल्यू
दी गई है, कितनी दी गई है यहाँ पे 14 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और आपको के एफ की वैल्यू भी दी गई है, के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है 1.86, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी, एम क्या है यहाँ पे मोलैलिटी, तो बस वैल्यू डालनी है हमें, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ कितना है 1.86 इंटू, ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है मोल्स, एन मान लेते हैं जिसको, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई सिंपल आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू 1000, तो बस आपको वैल्यू डालनी है और आंसर पा लेना है। यहाँ पे कितना है 14, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, हाउ मच इथाइल एल्कोहल मस्ट बी एडेड, तो आपको मोल्स निकालने हैं, तो सिंपल देख लो 14 इक्वल टू 1.86 इंटू यहाँ पे n डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा, जो n आएगा n 1.86 इक्वल टू 14, ये n है सिंपल, तो यहाँ से n निकल के आ जाएगा आपका सिंपल n इक्वल टू 14 अपॉन 1.86। यदि मुझे अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है तो मैं 1.86 को सिंपल क्या मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट 2 मान लेता हूँ, तो n इक्वल टू 7, मतलब 7 के अप्रोक्स आएगा, किसके आएगा 7 के अप्रोक्स, मतलब 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि 1.86 है, ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन से कर रहा हूँ, तो n इक्वल टू 7, तो यहाँ पे देख लो 7 से ज़्यादा कौन है, सिंपल 7.5, ठीक है, क्लियर, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे ए आंसर हो गया। अब ये नहीं कि 7, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे 1.86 है, 7 और 8 के बीच में ही होगा आंसर, ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, तो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर सिंपल ए दिया हुआ है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। देखो क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, टॉलिन बनाना है, तो ध्यान से समझना। देखो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है आपका कौन सी फिटिंग रिएक्शन, एक होती है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन ही है ये एक टाइप की, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, यदि मैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर करा देता हूं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिंपल CH3। तो क्या बन गया आपका, इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो बस सिंपल, ये होगा CH3, नहीं होगा CH3Cl Na ड्राई ईथर, बिल्कुल बी आंसर आपका सही हो गया। ना तो आपका यहाँ पे सी होगा, ना ही आपका डी होगा। तो आंसर देखो देख लेते हैं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, सिंपल। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चंस को तो चुटकियों में कर ही लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस HCF6 गिव्स। देखो एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे सैंपल पेपर में दिया हुआ था वो सॉल्यूशन में HCF4 का हाइड्रोलिसिस कर दिया, जबकि हमें किसका करना था, HCF6 का। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो वहां पे जो सॉल्यूशन है वो HCF4 का है, वो गलत है, ये सही है। HCF6 का क्या करोगे, जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, तो क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा सिंपल HCOF4 प्लस 2HF, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपल आपका डी। क्लियर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं होगा, सिंपल डी आंसर होगा। अब देखो आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, तो सॉल्यूशन क्या है, डी। क्लियर, तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। देखो सुक्रोज के बारे में ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो लिखा हुआ है जैसे इट कैन रिड्यूस टॉलेंस रेजेंट हाउ एवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रेजेंट। नहीं, ये तो गलत बात लिखी हुई है,
सिंपल सी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है इट अंडरगोज म्यूटर रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, नहीं ये भी नहीं है। अच्छा, इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर क्या है, सिंपल आंसर सी है, ठीक है। अब डील इट इज लीवो रोटेटरी इन नेचर, नहीं भाई देखो लीवो रोटेटरी डेस्ट्रो रोटेटरी आप देख के नहीं बता सकते, ये सारे के सारे आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल सी। चलो चेक कर लेते हैं, तो आंसर क्या हो गया, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है सिंपल, फिनॉल डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली ड्यू टू, देखो अब बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है इजिली, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल मैं बताऊं, यहाँ पे जो फिनॉल होता है ये है, तो यहां पे ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास क्या लोन पेयर है, ये क्या होता है डिलोकलाइजेशन में होता है, सिंपल, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस जो सी और OH में क्या आता है, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसीलिए क्या नहीं होता बोलो, इसीलिए ये क्या नहीं देता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता है। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे, तो जब क्या लिखा पहला एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, नहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ COH बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, बी आंसर आपका हो गया, ठीक है सही है। सी पढ़ लेते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CC बॉन्ड, नहीं ये भी नहीं है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, नहीं ये तो भाई बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, सिंपल, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या है, आंसर सिंपल आपका बी आ गया, और हमारा भी आंसर क्या आया था, बी आया था। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो यदि मैं हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं, सबसे पहले समझ लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलते हैं। जब कोई भी एटम है, एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, तो एनर्जी क्या होती है बोलो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मीन्स यही क्या है आपका बोलो, यही आपका सिंपली आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या आयनाइजेशन एनर्जी इसको बोलो, क्लियर। तो देखो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन दिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होता है वो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। क्यों, एक तो ये हाफ फिल्ड होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। एक नंबर 1 क्या है बोलो, हाफ, क्या है बोलो, ड्यू टू हाफ फिल्ड। ये आपको पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं, इस बात को पता है आपको। अब दूसरी बात जो लिखी हुई है समझो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का साइज भी होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, क्लियर, ये बात क्लियर। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया। अब हम आंसर को भी चेक कर लेते हैं, तो आंसर क्या है, सिंपल है आंसर। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है ये, तो क्लास 11th में भी आप ये चीजें पढ़ते हो, तो बस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है मेटल एम है, आयंस फॉर्म अ CCP स्ट्रक्चर। CCP मतलब समझते हो, CCP बोलते हैं हम क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। देखो या तो हम क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग बोले या हम इसी को FCC भी बोलते हैं। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जब M क्रिस्टलाइजेस है सिंपल, तो क्या हो जाएगा, देखो यदि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिंपल, एक तो हर एक फेस के क्या होगा
क्यूब है सिंपल, देखो हर एक कॉर्नर पे हो गया सिंपल, हर एक फेस के सेंटर पे भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा तो हर एक कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 प्लस, और क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 6 फेसेस होती हैं, हर एक फेस 1/2 में, तो सिंपल क्या हो गया 3 + 1 4 हो गए, ठीक है। अच्छा अब जब 4 है, SCCP पैकिंग है, अब लिखा हुआ है ऑक्साइड आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑक्टाहेड्रल हो, तो क्या बोला है, कितनी, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यदि हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनती है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, x नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान के 2x वो भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपन सिंपल तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, तो कितने हो जाएंगे, आप 4 है तो 4 के आधे ही तो होंगे, हाफ है 2 हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, यदि हम देखें, दूसरा देखें, अब ऑक्टाहेड्रल होगा, हाफ क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। जब हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, बोलो, सिंपल टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती हैं सिंपल 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, तो कितने होने चाहिए, 4 दूनी 8, 8 में से मतलब कितने, हाफ ही तो हैं, जब हाफ है आधे हैं तो कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। यदि टोटल देखें तो ऑक्साइड कितने हो गए, बोलो, टोटल ऑक्साइड हो गए सिंपल आपके 4 और 2 6, ठीक है। तो M कितने हैं, M 4 है, O से कितने हैं 6, तो क्या आ गया सिंपल फॉर्मूला ऑफ, है ना, ऑक्साइड M2O3, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आंसर देख लो यहाँ पे M2O3 कौन है, सिंपल आपका डी आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यदि हम सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या है, सिंपल डी आंसर है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, लिखा हुआ है जो रिएक्शन है ऑफ टॉलिन की, ठीक है भैया, टॉलिन इसे बोलते हैं, ध्यान समझना, ये टॉलिन है। जब हमने टॉलिन की रिएक्शन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कराया, ठीक है, अब ये बोल रहा है तो हमें X मिल रहा है, X क्या मिलेगा आपको, देखो X जब आप बनाओगे सिंपल, एक तो मिलेगा आपको ऑर्थो वाला ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ठीक है ना। अच्छा एक मिलेगी आपको पैराक्लोरोटोल्यूइन, क्या मिलेगी, पैराक्लोरोटोल्यूइन, इसको बोलते ऑर्थोटोल्यूइन, सॉरी ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, और एक मिलेगा आपको, ये मिलेगा पैराक्लोरोटोल्यूइन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब लिखा हुआ है नेक्स्ट, अब क्या है, अब उसने बोला दी ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो अब टॉलिन की रिएक्शन, ये तो X मिल गया आपको, X मतलब क्या मिल रहा है, ऑर्थो और पैरा वाला, ठीक है। अब हमने टॉलिन की रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के करा दी, तो क्या मिलता है आपको मिलता है सिंपल ट्राइक्लोरो बेंजीन, बोलो सॉरी क्या हुआ, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे X तो मिल रहा है आपको ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन, ठीक है ना, तो ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन नहीं, पहला वाला नहीं है, ठीक है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला ये है, तो ऑर्थो पैरा टोलिन, और दूसरा मिल रहा है आपको ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, X और Y हो गया सिंपल, ये X है और ये Y है। तो इसी के साथ आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल आंसर भी दिखा देता हूँ, आंसर क्या हो गया, C हो गया, क्लियर। तो देखो इसी तरीके से आपको पढ़ते जाना है, कितने आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ओजोन इज एन, ठीक है, मॉलिक्यूल डैश 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 मॉलिक्यूल एंड द 2O बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यदि हम बात करें जो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम एंगुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? एंगुलर, ठीक है। अच्छा, जो इनकी बॉन्ड लेंथ भी होती है दोनों ऑक्सीजन की, वो क्या होती है? इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। क्यों इक्वल होती है? तो आप बोलोगे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो देख लो यहाँ पे अब इक्वल, अब आपको ये याद पता रखना पड़ेगा कितनी होती है। तो ये होती है आपकी सिंपल 128 याद रखनी पड़ेगी, 128 पिकोमीटर, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। हमें इतना पता है कि दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी ऑक्सीजन की वो क्या होगी? सेम होगी। ये बात क्लियर? तो आंसर देख लो यहाँ पे, लीनियर वन नहीं, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ वाले तो हो ही नहीं सकते हैं। सी ऑप्शन लीनियर लिखा हुआ है, ये भी नहीं हुआ। डी ऑप्शन लिखा हुआ है एंगुलर और 128 पिकोमीटर और 128 पिकोमीटर। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। तो हम आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या आ गया? सिंपल आंसर डी आ गया। चलो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू। तो देख लेते हैं भाई सिंपल क्यों हो रहा है ऐसा। तो सिंपल पहले लिखा हुआ डिफ्यूजन, नहीं, डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे आपने देखा होगा स्मोकिंग वगैरह लोग करते हैं, या आपने देखा परफ्यूम वगैरह जब यूज करते हैं तो सिंपल क्या होता है, आप लगाते हो परफ्यूम लेकिन पूरे रूम में फैल जाती है। ये बात क्लियर? स्प्रेड हो जाती है। दूसरा लिखा हुआ वेपर प्रेशर डिफरेंस, नहीं ये भी नहीं होगा। तीसरा लिखा हुआ ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही बात है, ऑस्मोसिस ही रीजन है। ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं? सिंपल यहाँ पे जो फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या जनरली? आपने देखा आरओ वगैरह घरों में यूज करते हो, या आप सिंपल बोल सकते हो टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो आंसर सिंपल क्या आया यहाँ पे? सी आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो ध्यान से समझना, यहां पे लिखा हुआ है C6H12O6 क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हो। देखो यहां से हमें ये पता लग जाता है कितने नंबर ऑफ एल्कोहल है मॉलिक्यूल में, कितने नंबर ऑफ एल्कोहल हैं ये पता लग जाता है, ठीक है। तो यहां पे जब हम बनाते हैं तो ये बनता है CHO, ठीक है, और यहां पे आपका लग जाएगा सिंपल CHO CHO COCH3 का होल 4 और फिर लग जाएगा CH2 सिंपल OCOCH3, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है नंबर ऑफ एल्कोहल कितने, तो 5 हैं, ये हमें पता बता देता है। तो एक तो ये बन गया आपका सिंपल। जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हो नाइट्रिक एसिड से, तो कैसी होती है? वो आपका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर देगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिड बनता है COOH CH का CH2 का होल 4 COOH, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो आंसर देख लो यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया? सिंपल ABCD में तो ए तो नहीं होगा, ना ही बी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बने हैं? सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया ये, नहीं ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही नहीं सकता है। ए फिर से क्या? एक एल्डिहाइड, नहीं ये भी नहीं हुआ। सी में देख लो, सी में क्या बनाया? सी भी नहीं होगा, तो सिंपल क्या होगा आपका? डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? डी आंसर। तो देख सकते हो आप आंसर क्या दिया हुआ है? सिंपल डी आंसर दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ इन लेक टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम +3 आयन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्लोटिंग लेक, इट इज ड्यू टू। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है, सिंपल एडजॉर्प्शन होता है
ऑफ लिटमस का, ठीक है ना, किसके द्वारा, सिंपल AlOH का होल थ्राइस के द्वारा, ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ पे ऑप्शन याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, एब्जॉर्प्शन तो होते ही नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाई AlOH4 माइनस नहीं, सिंपल लिखा हुआ एडजॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाई AlOH का होल थ्राइस, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर क्या आ गया, डी आ गया है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, एक यूनिट सेल है ऑफ NaCl हैज 4 फॉर्मूला यूनिट्स, इट्स एज लेंथ इज 0.50 नैनोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इट्स मोलर मास, ठीक है भाई, मोलर मास सिंपल दिया हुआ है फॉर NaCl का 58.5 ग्राम पर मोल। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है Z इंटू M अपॉन Na इंटू AQ, यही होता है। अच्छा, जब आपको पता है NaCl 4 फॉर्मूला यूनिट सेल है, तो देखो सिंपल 4 है, तो Z की वैल्यू क्या हो गई, Z की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। M आपको दिया ही गया है, M कितना है 58.5 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान समझना, जो आपको एज लेंथ दी गई है ए कितना दिया हुआ है 0.50 नैनोमीटर। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सेंटीमीटर में करेंगे तो एज लेंथ कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। अब मुझे एक बात बताना सिंपल, जब हम वैल्यू डालेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी दी सिंपल हमें निकालनी है डेंसिटी, जेड की वैल्यू हमने 4 रख दी, 4 इंटू मोलर मास 58.5 डिवाइड बाई आपका ये हो जाएगा सिंपल एज लेंथ 0.5 इंटू 10⁻⁻7 का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको पता है सिंपल डेंसिटी हम लिखेंगे तो डेंसिटी कितना आएगा 4 5 जा 20, कैरी आई सिंपल 2, 4 8 जा 32 सिंपल 34, कैरी आई 3, 4 5 जा 20 और 3 23, 234 हो गया डिवाइड बाई, ठीक है। अब 0.5 का होल क्यूब कितना होगा 0.125 इंटू 10⁻⁻21, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब आप सिंपल जब डेंसिटी निकालेंगे तो ये आएगा सिंपल आपका 234 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल आएगा 0.752 इंटू और 10⁻21 है, ये 10⁻23 है, 10⁻2 बचा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके ये सिंपल आ जाएगा आपका डेंसिटी जो निकल के आएगी वो 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में निकल के आ जाएगी अप्रोक्सीमेट। तो ये आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कितना 3 ग्राम के, तो सिंपल 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आप आंसर देखोगे तो सी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल हमें डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है और आंसर पा लेना होता है। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है भाई, हमें सिंपल हमें क्या दे देंगे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंजमेंट दे दिया गया है। अब हमें बताना है कौन सा सही है। यदि बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो देखो पहले लिखा हुआ क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, नहीं गलत लिखा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है फिर फ्लोरीन आता है फिर आयोडीन आता है, सिंपल, ये तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे दिया हुआ है H2O H2S H2T H2Se, नहीं ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ गलत दिया हुआ है, सिंपल ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ CNH3 N2O NH2OH N2O5 इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं
ये भी नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि सिंपल यहाँ पे तो -3 है ना, और यहाँ पे +1 है नाइट्रोजन को, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 आ रहा है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे, जैसे आप देख लो यहाँ पे x + 2 × 1 + -2 + 1 = 0, तो x + 2 -2 + 1 = 0, 2 से 2 कैंसिल, x = -1। तो देखो अब ये +1 ये -1 ये कितना होगा, ये +5 होगा यहाँ पे सिंपल। तो देखो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ये भी आपका गलत हो गया। तो सिंपल डी ऑप्शन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सॉरी, बिल्कुल सही बात है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर दिया हुआ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है सिंपल, आंसर आपका डी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो डी आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यही पूछ रहा था विच आर करेक्टली अरेंज, है ना, करेक्टली अरेंज हो, तो करेक्टली अरेंज डी ऑप्शन हो गया। तो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आपको यदि ये चीजें पता होंगी तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। What would be the reactant and reagent used to obtain 2,4-dimethyl pentane-3-ol? तो देखो हम बनाते स्ट्रक्चर 2,4-dimethyl यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल पेंटेन-3-ol, ये बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें ये बनाना है। अब ये इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, हमें सिलेक्ट करना किस ऑप्शन से ये बनेगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये सिंपल एल्डिहाइड से बनेगा। एल्डिहाइड क्योंकि आपका कौन सा डिग्री का एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है। जब सेकेंडरी एल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड से बनेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, याद रखना। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से आपका जो बनता है, रेगनार्ड एजेंट की रिएक्शन कराते हो तो वो बनता है आपका प्राइमरी एल्कोहल, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो आपका कीटोन वाला ऑप्शन होगा वो तो कट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि आपको सिंपल में बता दूं, जो कीटोन होता है, कीटोन की रिएक्शन यदि आप रेगनार्ड एजेंट से कराओगे तो आपका टर्सरी एल्कोहल बनेगा। तो सिंपल हमें क्या बनाना है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहाँ पे मैं देखो सीधा सीधा सी ऑप्शन जो है प्रोपेनॉन है, ये आपका सिंपल कीटोन है, तो ये तो हमने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल बनेगा, तो हमें टर्सरी एल्कोहल तो बनाना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें बी ऑप्शन की, तो 3-मिथाइल ब्यूटेनल एंड 2-मिथाइल मैग्नीशियम, ये ऑप्शन भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिए सिंपल। अब मैं यहाँ पे ए और डी में आंसर देखता हूं। तो ए ऑप्शन क्या है, सिंपल लिखा हुआ है प्रोपेनल, प्रोपेनल की रिएक्शन जब आप किससे कराओगे, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराओगे, तो सिंपल ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। अब आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे फिर इसका क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस भी करा दोगे, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आप क्या होगा, H+ लेके ये क्या बना देगा, सिंपल आपका ये वाला एल्कोहल बना देगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो तो मतलब ये तो है ही नहीं, सिंपल ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका पेंटेन-3-ol। क्या हो गया, सिंपल सॉरी पेंटेन-3-ol क्यों होगा, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका ये आएगा सिंपल CH2 CH3, 6 कार्बन है, 6 आएंगे। ठीक है ना, तो सिंपल क्या आएगा, हेक्सेन-3-ol। ठीक है, अब देखो जब अब हम मान लो डी ऑप्शन देखते हैं तो यानी कि आपका ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराई, तो देखो क्या होगा, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो सिंपल क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3 CH CH3, ठीक है, CH OMGI, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा,
CH CH3 और CH3। अब ये क्या करेगा, सिंपल वाटर से रिएक्ट करके H2O से तो क्या बना देगा, सिंपल वही प्रोडक्ट बना देगा, CH3 CH CH3 CH OH CH CH3 और CH3। सिंपल यही बन गया। क्या बन जाएगा आपका 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3ऑल। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर डी हो जाएगा। तो आप आंसर चेक करेंगे तो क्या आ गया, आंसर डी आ गया। क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। तो देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, PCl3 से करा दी। जैसे हम इसकी रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, देखो यहाँ पे ये वाला OH है, यहाँ हट के क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्लोरीन। और ये वाला OH नहीं हटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो कुछ लोग ये वाला OH भी हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 Cl और OH। सिंपल क्या आएगा, इसका जो IUPAC नेम होगा 2 क्लोरो मिथाइल फिनॉल। तो आंसर देख लो क्या होगा, यहाँ पे आंसर ए होगा, नहीं होगा बी। बिल्कुल सही बात है, बी आंसर आ रहा है, सी और डी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, सिंपल बी आंसर दिया हुआ है। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट ट्रू बताना हमें, फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा, देखो जैसे ये ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल बात सही है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, बिल्कुल बात सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका ए ही हो गया, ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो सिंपल आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्रुप 15 हाइड्राइड में। ठीक है, चलो दूसरा लिखा हुआ है अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, एज वेल एज द हाइड्राइड, नहीं, ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन लिखा हुआ अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज द वीकेस्ट बेस, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। सिंपल अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीकेस्ट बेस एमंग द ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी। क्लियर। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। आप सिंपल यदि एनसीईआरटी को पढ़े हुए हैं तो आपके चुटकियों में क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। हमें सेकेंडरी एल्कोहल बताना है। यदि मैं सेकेंडरी एल्कोहल की बात करता हूं तो पहला वाला देखो, सेकेंडरी एल्कोहल किसे बोलेंगे, जैसे पहला वाला लिखा हुआ CH3 CH2 CH OH CH3। जो OH जुड़ा है, OH से दो एल्काइल जुड़े हो, जिस कार्बन से OH जुड़ा उस ग्रुप से क्या दो कार्बन जुड़े हो तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। तो ये वाला क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। अच्छा, अब सेकेंड लिखा हुआ है C2H5 का होल थ्राइस COH, ये कैसा है, ये सिंपल आपका टर्सरी एल्कोहल, क्योंकि तीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीन जुड़े हुए तो टर्सरी, एक जुड़ा होता तो प्राइमरी। ठीक है, तो ये तो टर्सरी एल्कोहल हो गया, ये तो नहीं होगा, हमें सेकेंडरी बताना है। थर्ड देखो बहुत से लोग सोचते सर ये सेकेंडरी है, ये भाई सेकेंडरी ऐसा नहीं कि ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, बात सही है आपकी, लेकिन ये कंपाउंड अलग है, इसको बोलते हैं हम फिनॉल। ये किस कैटेगरी में आएगा, फिनॉल। ठीक है, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है ये वाला, तो यहां भी देखो ये कार्बन एक ये कार्बन, तो सिंपल कितने हो गए बोलो, दो हो गए। तो ये भी कैसा आपका सेकेंडरी, जब सेकेंडरी ये भी है और फर्स्ट सेकेंडरी, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन है, सिंपल ए ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहाँ पे ए आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, जब आप एल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्मेशन ऑफ। तो देखो यदि आप एल्कीन है
जैसे मान लो, ठीक है, मान लो मैं चलो इथीन ही ले लेता हूं, ठीक है ना, इथीन ले लो या कोई भी एल्कीन ले लो। एल्कीन की रिएक्शन आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराते हैं तो आपका जो बनता है वो बिस्नल डाइहैलाइड बनता है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रोमीन ले रहे हैं तो क्या होगा, बनेगा बिस्नल ब्रोमीन बनेगा, सिंपल। ठीक है ना, ये बन गया। ठीक है, अच्छा, तो आप यदि मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो आप ले रहे हो इथीन लेते, इथीन की रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराते, तब क्या बनता, आपका जो प्रोडक्ट बनता CH2Br CH2Br, ये बन जाता। तो देख सकते हो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर डी हो गया। इसको बोलते हैं बिस्नल। क्लियर? ठीक है, बिस्नल एक होता है, एक जेमिनल होता है। बिस्नल उसे बोलते हैं सिंपल अलग अलग, ऐसे मान लो। जेमिनल उसे बोलते हैं, जैसे मान लो जेमिनल की बात है, समझ लो जेमिनल मतलब दोस्ती होना, एक ही कार्बन से दोस्ती होना, उसे क्या बोलते हैं, जेमिनल। और सिंपल ब्रेकअप करा दो तो क्या हो जाएगा, बोलो, उसको बोलते हैं हम सिंपल बिस्नल। क्या बोलते हैं, बिस्नल। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ गया, सिंपल आंसर डी आ गया। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसर्शन रीजन, और ये थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एसर्शन भी सेम लगता है और रीजन भी सेम लगता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे जब आप क्या करें, आपको पूरा नॉलेज हो। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूं सिंपल, ये आपको चारों स्टेटमेंट याद होने चाहिए एसर्शन रीजन के। चारों बोले तो सिंपल, जैसे पहला हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर मतलब रीजन, ए मतलब एसर्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, यदि याद कर लोगे तो स्पीड आपकी अच्छी रहेगी। जैसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे एसर्शन लिखा हुआ है सिंपल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सिंपल लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन, वो फ्लोरीन से कम होती है, बिल्कुल सही बात है। बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात तो सही है। ठीक है, तो सिंपल आपकी यदि हम बात करें फ्लोरीन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, ये किसका ऑर्डर होगा, सिंपल आपका ये ऑर्डर होगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझते हो, एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में इंटर कराने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, अच्छा, रीजन क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है। सिंपल फ्लोरीन क्या होगा, यदि आप आयनाइजेशन का ऑर्डर लिखते तो सिंपल फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन होता। क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए आ जाता पहले क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो हाफ फिल्ड होता है। ठीक है ना, और हाफ फिल्ड होता है तो सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आंसर क्या होगा, सिंपल ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स, तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर इज सी हो गया। तो देखो आंसर सी हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल बात सही है, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो दूसरा लिखा हुआ है, मतलब ये तो करेक्ट हो गया। रीजन आर एल्काइल हैलाइड हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये बात भी सही है, जो एल्काइल हैलाइड होता है सिंपली यही है। देखो CX, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, sp3 मतलब शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल बोले तो यदि बॉन्ड एंगल भी देखें तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, सिंपल, ये बात भी सही है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, मतलब ए भी सही है आर भी सही है, ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सिंपल क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो हमें तो ऑप्शन याद हो गए, तो आप लोग भी ऑप्शन इसी तरीके से याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। तो आंसर क्या है? सिंपल बी आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात तो सही है, तो ये तो सत्य है बात। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो मोलरिटी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मोलरिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिंपल एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल एसर्शन तो सही है, बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया? सिंपल आंसर सी हो गया। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे आंसर भी देख लेते हैं, तो आंसर सी इज करेक्ट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, क्योंकि SO2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सिंपल TiO2 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग यदि हम बात करें सिंपल वो इंक्रीज होता है। तो लिखा हुआ भी है रीजन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तब ये बात सही है, मतलब ये भी बात सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और बात भी सही है। तो मींस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सिंपल ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? तो देखो आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो गया? सिंपल ए आंसर हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान समझना। लिखा हुआ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात तो सही है, क्योंकि आपको मैं बता दूं क्रायोस्कोपिक मतलब KF सिंपल, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए। डिफरेंट हो मतलब ये सिंपल आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात तो सही है, मतलब ये तो सही है। अब लिखा हुआ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। नहीं, जब वो यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं हो सकता है, तो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए क्या होगी? डिफरेंट वैल्यू होगी। वाटर के लिए अलग, अल्कोहल के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर सी हो जाएगा। आप आंसर सी देख सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये सेक्शन होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो है सेक्शन सी। वहां भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़े से मैं यहाँ पे रूल्स बता देता हूँ। सिंपल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 5 ही करने होंगे। तो देखो CBSE ने आपके लिए कितना आसान पेपर कर दिया है। हमें हर एक सेक्शन में आपको चॉइसेस दे रहा है, तब आप समझ सकते हो, मतलब आपको सिंपल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सेक्शन सी में ही एक क्वेश्चन आपका होगा केस स्टडी क्वेश्चन। कौन सा होगा? केस स्टडी क्वेश्चन, सिंपल सा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग बोले तो सिंपल जैसे लिखा हुआ अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड किसके साथ मैच करेगा? सिंपल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ज्यूटाराइन बनाते हैं। ज्यूटाराइन समझते हो, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, उसे ही क्या बोलते हैं? सिंपल ज्यूटाराइन बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले का क्या हो गया? डी हो गया, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब लिखा हुआ दूसरा थाइमीन। थाइमीन किस में आएगा? थाइमीन का जो यूज होता है वो होता है सिंपल डीएनए में। किस में आता है? ये डीएनए में आता है। तो थाइमीन के लिए क्या हो गया? सिंपल सी हो गया। ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन किस में आता है? इंसुलिन आता है सिंपल आपका प्रोटीन्स में। किसमें? प्रोटीन्स में। तो आपका थर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो सिंपल आपको पता होना चाहिए, आप मैच द फॉलोइंग कर देंगे। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। इसका मतलब है सिंपल ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देख लो, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो गया आपका सिंपल, ए का हो गया डी। ठीक है,
और बी का हो गया आपका सिंपल, सॉरी ए का क्यों, फर्स्ट का हो गया आपका डी, और सेकंड का हो गया आपका सिंपल सी, ठीक है, और थर्ड का हो गया आपका सिंपल कौन सा, थर्ड का ए, ठीक है, थर्ड का ए हो गया, और फोर्थ का हो गया सिंपल आपका, फोर्थ का बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये तो मैच ही नहीं करेगा, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल क्योंकि आरएनए में होता है, इस बात को ध्यान रखना, तो यहाँ पे आरएनए तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन को मैच कराया, तो ऑप्शन हो गया आपका सिंपल बी। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो देखो चीजें आपको पता होंगी, मैच द फॉलोइंग में तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर बी हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगीज इज करेक्ट। मतलब हमें ये बताना है कौन से यहाँ पे एनालॉगीज हैं जो आपके करेक्ट हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला नाइट्रोजन एंड आर्गन, यदि नाइट्रोजन और आर्गन क्या लिखा हुआ है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। 1s2 नाइट्रोजन क्या है, सिंपल 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और आर्गन का क्या लिखा हुआ है, 1s2 2s2 2p6। नहीं भाई ये तो है ही नहीं, आर्गन का वैसे भी एटॉमिक नंबर यदि देखा जाए तो 18 होता है। तो यदि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या आएगा, वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, सिंपल ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम नहीं है और ये गलत भी है, तो सिंपल आपका पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, एनालॉगी इनकरेक्ट हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है, जिनोन नो कंपाउंड। नहीं, कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड ठीक है, जिनोन क्या होता है बोलो, जिनोन भी आपका कंपाउंड बनाता है। आपको पता है JdF2 बनाता है, JdF4 बनाता है, ऐसा थोड़ी ना कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है, जिनान भी आपका बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी आंसर क्या हो गया, सिंपल बी वाला भी गलत हो गया। अब सी लिखा हुआ है XeF2 लीनियर, तो XeF2 क्या है, देखो बिल्कुल सही बात है, XeF2 जो होता है आपका वो कैसा होता है, वो लीनियर ही होता है, ठीक है। ये सिंपल इस तरीके से तीनों जो लोन पेयर होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो इक्वाटोरियल पोजीशन पे, और जो शेप आता है वो कैसा आता है, लीनियर आता है। और आप सिंपल जब ClF3 का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है, वो होता है आपका सिंपल टी शेप। कैसा होता है, टी शेप। तो यहाँ भी क्या एनालॉगी, ये भी गलत है, तो सी भी गलत हो गया। तो अब आप एक बात तो क्लियर हुई, डी ऑप्शन है, तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा, डी होना चाहिए। चलो मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। सिंपल लिखा हुआ है हीलियम मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। आर्गन मेटलर्जिकल और प्रोसेस, बिल्कुल ये बात तो सही है, ठीक है। सिंपल आर्गन को आप मेटलर्जिकल प्रोसेस से निकालेंगे, सिंपल, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका डी हो गया है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर क्या हो गया बच्चा, सिंपल डी आंसर हो गया है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है समझते हैं। लिखा हुआ है सिंपल कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, ठीक है भाई, कंप्लीट करना है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पे वैसे यदि हम बात करें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ऑप्शन देखते हैं, आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स, रेसिन मिक्सचर, स्टीरियो आइसोमर, रिटेंशन आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। देखो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, वैसे तो हम इनको क्या बोलते हैं, यदि हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलते हैं तो इन्हें हम आइसोमर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आइसोमर्स, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और सिंपल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। वो भी एक बात और बता देता हूं, इनको कौन से आइसोमर्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। और भी मैंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन आपको तो मतलब किससे है, सिंपल आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स तो ये हो गए, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है वो सिंपली आपकी इनेंशियोमर्स में होती है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है ना, ईच अदर, ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं हम सिंपल इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं,
इनएंशियोमर्स। मतलब सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखना, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एल की मिरर इमेज बनाई, तो एल की मिरर इमेज क्या बनेगी, ये मिरर इमेज बनेगी। यदि अब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे, क्या ये सुपर इम्पोज करेगी, नहीं करेगी। तो ऐसी मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी आपस में, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल, ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया आपका आइसोमर और बी क्या हो गया एनेंशियोमर्स। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका ए हो गया। क्लियर, चलो मैं चेक कर देता हूं आंसर। तो आंसर क्या आया, सिंपल ए आंसर आ गया। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को बोलते हैं हम सिंपल केस स्टडी क्वेश्चन, यही है। और जो ये केस स्टडी क्वेश्चन आया है सिंपल, ये प्रॉब्लम जो आया है सिंपल, ये आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर पे आया है। आपने सुना होगा सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है आपका, बहुत ही अच्छा चैप्टर था और बहुत ही मजेदार चैप्टर था। यहाँ पे यदि मैं इन जनरल बात बोलूं तो सिंपल यहाँ पे इन्होंने क्या किया, किसी भी सॉलिड पे एक्सरे को फॉल कराया, ठीक है ना। जब एक्सरे को फॉल कराया उसी को हम बोल रहे हैं सिंपल क्या, बोलो इससे। अब जैसे एक्सरे को फॉल कराया मान लो, तो क्या हुआ, इस क्रिस्टल के बारे में हमें सारी जानकारी लग जाएगी। क्या लग जाएगी, इस क्रिस्टल के बारे में सारी जानकारी लग जाएगी। अब देखो जो ये काम करते हैं, जो सिंपल क्रिस्टल के बारे में ज्यादा जानकारी निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफर्स। और एक बात और ध्यान रखना, उस टाइम में यदि हम बात करें जनरली, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं जो आपका सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बता दें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल हम क्या करते थे, उस टाइम के साइंटिस्ट सिंपल एक्सरेस गिराते थे और उस क्रिस्टल की सारी जानकारी को वो ले लेते थे। इस बात का ध्यान रखना। देखो जब सिंपल यहाँ पे यदि मैं पैराग्राफ पढ़ के भी आपको सुना देता हूं, अभी क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से समझना। लिखा हुआ है, अर्ली क्रिस्टलोग्राफर हैड ट्रबल सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिंपल एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम इनऑर्गेनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर का पता लगा लेते हैं। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स फॉर एनालाइजिंग द डाटा हैड नॉट येट बीन डेवलप्ड। ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्या मैथमेटिकल टूल्स का जो डाटा है वो सिंपल क्या आपका इसको एनालाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, या डेवलप्ड नहीं थे सिंपल। वंस अ ट्रायल स्ट्रक्चर was proposed, it was relatively easy to calculate the diffraction pattern, but it was difficult to the other way। देखो सिंपल आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिफ्रैक्शन पैटर्न से, लेकिन आप सोचो अदर वे से आप कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, लिखा हुआ अभी फ्रॉम द डिफ्रैक्शन पैटर्न टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम बात करें, इफ नथिंग वाज नोन अ प्रियोरी about the arrangement of atoms in the unit cell, it was important to develop some guideline for guessing the coordination number and bonding geometries of atoms in crystal। तो देखो हमें क्या सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट डेवलप करने थे गाइडलाइन को, जो हमें क्या बता सकें, जो हमें सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता सकें, हमें बॉन्डिंग ज्योमेट्रीज के बारे में बता सकें, ये हमें डेवलप करने थे। ठीक है, अब देखो तो द फर्स्ट सच रूल्स वर प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिंग। तो इसके लिए फर्स्ट जो रूल डेवलप किया या प्रपोज किया वो साइंटिस्ट का नाम था लाइनस पॉलिंग। अब देखो हु कंसीडर्ड हाउ वन माइट पैक टुगेदर अपोजिटली। ठीक है भाई, पैक कर दिया सिंपल टुगेदर अपोजिटली चार्ज, वो भी दो आपस में अपोजिटली चार्ज स्फीयर को आपस में पैक कर दिया। ठीक है, ऑफ डिफरेंट रेडियाई, उनके क्या है डिफरेंट रेडियाई। देखो सिंपल यदि अपोजिटली चार्ज की बात कर रहा है तो एक क्या होगा आपका, एक तो आपका कटायन होगा, दूसरा क्या होगा एनायन होगा, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा अब देखो पॉलिंग प्रपोज्ड फ्रॉम ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन दैट द क्वालिटी ऑफ द फिट। मतलब पॉलिंग ने जो प्रपोज किया ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन को माना, वो सिंपल फिट बोला। फिट मतलब फिट किस पे डिपेंड कर रहा था, फिट डिपेंड ऑन रेडियस रेशियो ऑफ द एनायन एंड द कटायन। जो फिट था वो डिपेंड कर रहा था रेडियस रेशियो ऑफ कटायन और एनायन। तो सिंपली मैं जनरली बात कर रहा हूं,
जो रेडियस ऑफ एनायन होता है वो जनरली ज्यादा होता है रेडियस ऑफ कटायन से, ठीक है। और सिंपल इन्होंने क्या किया, अब जो एनायन था, सिंपल जो एनायन था उसको कहां पे कंसीडर एज द पैकिंग एटम इन द क्रिस्टल, मतलब उसको कंसीडर किया पैकिंग, सिंपल वो क्या कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और देन द स्मॉलर कटायन फिल्स इंटरस्टिशियल साइट होल्स, मतलब जो सिंपल कटायन पड़ा हुआ था वो होल्स में पड़ा हुआ था, ठीक है, या इंटरस्टिशियल साइट्स में पड़ा हुआ था। कटायंस विल फाइंड अरेंजमेंट इन विच दे कैन कॉन्टेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनायन। तो देखो यहाँ पे, अब देखो कटायंस विल फाइंड अरेंजमेंट इन विच दे कैन कॉन्टेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनायन। अब कटायन क्या हो रहा है, जब ज्यादा नंबर ऑफ एनायंस के कांटेक्ट में आएगा, इफ द कटायन कैन टच, अब देखो इफ कटायन कैन टच ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नाइबर एनायंस देन फिट इज गुड। तो देखो, अब देखो वो बोला यदि कटायन सभी एनायंस को, नाइबरिंग एनायन को टच करेगा अच्छे से, तो फिट क्या होगा, गुड होगा, ठीक है। अच्छा, फिट इज गुड। इफ द कटायन इज टू स्मॉल फॉर ए गिवन साइड दैट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी अनस्टेबल। तो देखो यदि क्या होगा, कटायन का साइज बहुत छोटा होगा तो सिंपल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हो, नियरेस्ट एटम, मतलब आपका पड़ोसी की बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल। तो देखो वो अनस्टेबल होगा एंड इट विल प्रेफर अ लोअर कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, वो सिंपल प्रेफर करेगा लोअर कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर को। द टेबल बिलो गिव्स द रेंजेस ऑफ कटायन एंड एनायन रेडियस रेशियोज दैट गिव द बेस्ट फिट फॉर इट गिवन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। सिंपल उन्होंने एक टेबल दी हुई है जो सिंपल हमें क्या बता रहा है, रेडियस रेशियोज के बारे में बताया, ठीक है ना, और सिंपल ज्योमेट्री के बारे में बता रहा है। जैसे उसने लीनियर के लिए बताया 0 से 0.155, ट्रायंगुलर के लिए बताया 0.155 से 0.225, टेट्राहेड्रल के लिए बताया 0.225 से 0.414, स्क्वायर प्लेनर के लिए बताया 0.414 से 0.732, ऑक्टाहेड्रल के लिए बताया 0.414 से 0.732, क्यूबिक के लिए बताया 0.732 से सिंपल 1.0, और सिंपल क्यूबोक्टेहेड्रल के लिए बताया सिंपल 1.0, या हम सिंपल यहाँ पे क्यूबिकल भी बोलते हैं, 1 बताया, ठीक है। ये उसने सिंपल बता दिए। चलो अब हम इन पे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल द रेडियस ऑफ Ag प्लस आयन इज 126 पिकोमीटर, ठीक है भाई, Ag प्लस दे दिया सिंपल 126 पिकोमीटर, ठीक है, और आपको I माइनस दे दिया तो क्या दिया, वो है आपका 216 पिकोमीटर, ठीक है। अब आपको पता है सिंपल क्या निकालना है, आपको रेडियस रेशियो निकालना है। तो रेडियस रेशियो कैसे निकालते हो बोलो, जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है सिंपल आपका कटायन की रेडियस डिवाइड बाय एनायन की रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कटायन क्या है, Ag प्लस, और यहाँ पे एनायन क्या है, आयोडाइड माइनस, यही है। अब देखो जब आपने लिखा तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Ag प्लस बोले तो रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा 126 डिवाइड बाई 216, ठीक है। तो सिंपली जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो गया है 0.58 के समथिंग। तो जब 0.58 के समथिंग आएगा तो देखो ये किस किस के बीच में आ रहा है, यदि देखोगे तो 0.414 और 0.732 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान समझना, अब मैं टेबल दिखाता हूं। तो यहाँ पे टेबल क्या है, 0.414 और 0.732 और 0.414 0.732। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर के लिए भी आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए भी आ रहा है। यदि स्क्वायर प्लेनर का मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं तो 4 होगा, बोलो स्क्वायर प्लेनर के लिए यदि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं तो कितना हो रहा है, सिंपल दोनों के लिए सेम है ना, तो 4 होगा, ठीक है। और अच्छा यदि ऑक्टाहेड्रल के लिए देखता हूं तब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तब कोऑर्डिनेशन होगा सिंपल आपका 6, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 6, ठीक है। अच्छा अब एक बात मुझे बताना, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो मुझे सिंपल सी बात ये बताओ, अब देखो 4 तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, कोई 4 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन क्या है सिंपल 6 है। तो 4 ऑप्शन नहीं है तो 4 वाला तो निगलेक्ट हो गया, तो 6 वाला है, तो आंसर क्या हो गया, सिंपल सी आंसर हो गया,
तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे आंसर दिखा देता हूं। आंसर क्या है? सिंपल आंसर आपका सी दिया हुआ है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। जैसे लिखा हुआ है इफ सॉलिड ए बी हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि स्क्वायर प्लेनर बोला है तो स्क्वायर प्लेनर की जो सिंपल रेंज होती है 0.414 से 0.732 होती है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है वो सिंपल 4 होता है। ये तो हमें पता है क्योंकि हमने अभी हाल जस्ट टेबल देखी हुई थी, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब लिखा हुआ है यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ कटायन ए प्लस, ठीक है, इज 120, मतलब आपको सिंपल रेडियस ऑफ ए प्लस दे दी 120, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनायन बी, ठीक है भाई, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है एनायन बी की, वो भी किसकी? रेडियस की। तो देखो यदि हम 120 दिया हुआ है तो आपको पता है सिंपल रेडियस रेशियो, जैसे मान लो मैं 0.414 मान रहा हूं सबसे कम वाला, ठीक है, ये माना इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए प्लस अपॉन आर बी माइनस। तो यहां से आर बी माइनस निकालो, कितना हो जाएगा? सिंपल आर ए प्लस कितना है? 120 डिवाइड बाई 0.414। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा सिंपल, ये आएगा 289.8 के समथिंग, ठीक है, पिकोमीटर सिंपल आएगा। तो सिंपल यहाँ पे यदि आप लिख सकते हो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ गया? 290 पिकोमीटर। तो ये आ गया किसके लिए? 0.414 के लिए। अब हम यदि बात करें सिंपल 0.732 के लिए, तो देखो जब मैं 0.732 के लिए करता हूं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल आर ए प्लस, सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे? आर ए प्लस अपॉन आर बी माइनस। तो यहाँ पे यदि हम आर बी माइनस निकालेंगे तो आर ए प्लस डिवाइड बाई 0.732, मतलब 120 डिवाइड बाई 0.732। देखो एक बात तो क्लियर है, इसकी वैल्यू छोटी थी, बोलो यदि मैं यहाँ से भी देखता इसकी वैल्यू छोटी थी तो ये क्या था? ये सिंपल ये आया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? नीचे आपका बड़ा होता जा रहा है, सिंपल क्या होता जा रहा है? सिंपल डेनोमिनेटर क्या होता जा रहा है? आपका बड़ा हो रहा है। जब डेनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो वैल्यू तो छोटी आनी है ना। तो यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा सिंपल 163.9, तो मतलब ये आ रहा है 164 पिकोमीटर के समथिंग, ठीक है, ये आ गया। अब आप देख लो यहाँ पे, अब आप सिंपल जब आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम वाला 290 है तो 290 वाला आंसर देख लो, 290 आपका सिंपल क्या हो गया? डी आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने दोनों के लिए करके दिखा दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा नहीं आपके दिमाग में सर ये तो ज्यादा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करेंगे, ये भी हमारे लिए बराबर है और ये भी हमारे लिए बराबर है। क्लियर? चलो मैं आंसर दिखा देता हूं। तो आंसर क्या हो गया? सिंपल आंसर आपका डी हो गया है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा। अब देखो ये लिखा हुआ है सिंपल यहाँ पे, अ गुड फिट इज कंसीडर्ड टू बी वन वेयर द कटायन कैन टच। देखो अभी हमने बताया गुड फिट क्या होगा? गुड फिट क्या था? सिंपल जब आपका, हमने पैराग्राफ पढ़ा था, कटायन टच करेगा ईच एनायन को, है ना, तभी क्या होगा? आपका गुड फिट होगा। तो यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ? ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नाइबर एनायंस। बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेगा? गुड फिट तभी होगा जब कटायन टच करेगा ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नाइबर एनायंस को, ठीक है ना। तो देखो अब मोस्ट ऑफ नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, सेम ऑफ इट्स नियरेस्ट नाइबर नहीं, नन ऑफ इट्स नहीं, फिर तो और भी कम हो जाएगा। तो ये आपके बी सी डी नहीं होंगे, सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। कहां लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? इफ द कटायन कैन टच ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नाइबर एनायन देन द फिट इज गुड। तब क्या होगा? आपका जो फिट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। क्लियर सभी को? बोलो यहाँ पे ये बात बताओ, क्लियर? तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आंसर भी आपका आ गया ए। और इसी के साथ ये सैंपल पेपर होता है यहीं पे समाप्त। तो इसी प्रकार के हम नेक्स्ट वीडियोज भी आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो भी अपडेट आता है वो भी लेते आएंगे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और एमसीक्यू की टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम आती है या दिक्कत आती है, कहीं भी परेशानी आती है, तो अब आप सिंपल क्या करेंगे? उसी जगह पे आप बार बार देखेंगे।
तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ वीडियो करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।